नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आया है 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं आपके साथ हूँ रितमरा नैनवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन विभाग। आज की इस विशेष वार्ता में हमारे साथ हैं लोक प्रशासन विभाग के सहायक आचार्य श्री गौरव उपाध्याय। आज का कार्यक्रम अत्यंत विशेष है क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो केवल समकालीन राजनीति का विषय नहीं बल्कि लोक प्रशासन, सुशासन, विकास अध्ययन और राष्ट्र निर्माण के व्यापक विमर्श से जुड़ा हुआ है। आज की इस विशेष वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 वर्ष की शासन यात्रा, क्षमता संवर्धन, सुशासन और भारतीय विकास प्रशासन का लोक प्रशासनिक विश्लेषण। गौरव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, जो इस विषय के विभिन्न आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। गौरव जी, निसंदेही आज का विषय केवल किसी राजनीतिक नेतृत्व की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने का अवसर भी है कि बीते 12 वर्षों में भारतीय राज्य की कार्य संस्कृति, प्रशासनिक क्षमता और विकास की अवधारणा में किस प्रकार से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। लोक प्रशासन का एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है जो कहता है कि गवर्नमेंट्स आर रिमेम्बर्ड नॉट मेयरली बाय द पॉलिसीज दे अनाउंस बट बाय द पब्लिक वैल्यू दे क्रिएट। अर्थात सरकारों का मूल्यांकन केवल उनकी घोषणाओं से नहीं होता बल्कि उन सार्वजनिक परिणामों से होता है जो नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। गौरव जी, यदि हम इस पूरे कालखंड को लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जा सकती है। मैम, यदि एक वाक्य में कहा जाए तो बीते एक दशक में भारत की जो शासन व्यवस्था है उसने पारंपरिक कल्याणकारी वितरण प्रणाली जो है, जिसे ट्रेडिशनल वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उससे आगे बढ़कर एक टेक्स बेस्ड अर्थात प्रौद्योगिकी आधारित, नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक और विकासोन्मुख प्रशासनिक मॉडल की ओर संक्रमण का प्रयास किया है। जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं से निर्मित नहीं होते और न ही उनका निर्माण समय के प्रवाह मात्र से होता है। किसी भी राष्ट्र की बात की जाए तो उसकी वास्तविक शक्ति इस बात में निहित होती है कि उसकी जो शासन व्यवस्था है वो जन आकांक्षाओं को किस सीमा तक लोक हितकारी परिणामों में परिवर्तित कर पाती है। लोकतंत्र में यद्यपि चुनाव ये निर्धारित करते हैं कि शासन कौन करेगा, किंतु जो प्रशासनिक क्षमता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होती है वो ये निर्धारित करती है कि शासन को जन स्वीकृति और नैतिक वैधता किस स्तर पर प्राप्त होगी। आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में उनके 12 वर्षों की शासन यात्रा और लगातार तीसरे कार्यकाल की निरंतरता की बात कर रहे हैं, तब यह अवसर केवल राजनीतिक समीक्षा का नहीं रह जाता बल्कि भारतीय लोक प्रशासन की जो बदलती प्रकृति है और राज्य की जो संस्थागत क्षमता है उसके गंभीर विश्लेषण का भी एक मुख्य विषय हो जाता है। जी गौरव, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो लोक प्रशासन में अक्सर वेलफेयर स्टेट और डेवलपमेंटल स्टेट की चर्चा होती है। क्या आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में ये समझाना चाहेंगे कि इस संदर्भ में भारतीय अनुभव को किस प्रकार से देखा जा सकता है। निश्चित रूप से मैम, जो पारंपरिक वेलफेयर स्टेट यानी जो कल्याणकारी राज्य है वो मुख्यतः नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल तो देता है, किंतु समकालीन लोक प्रशासन में डेवलपमेंटल स्टेट और न्यू पब्लिक गवर्नेंस ऐसी कुछ नई अवधारणाएं और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। इनमें क्या होता है कि जहां राज्य केवल सेवाओं का प्रदाता नहीं रहता है, वो नागरिकों, बाजार और जो सामुदायिक संस्थाएं हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने वाला एक सक्रिय मंच बन जाता है। जैसे जन भागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात परिणाम आधारित प्रशासन और मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन यानी बहुहितधारक सहयोग, ये इसी परिवर्तनशील प्रतिमान की अभिव्यक्तियां हैं। भारतीय संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह प्रयास प्रशासन को केवल नियंत्रणकारी व्यवस्था न मानते हुए विकास के एक कैटालिस्ट के रूप में स्थापित करने की दिशा में दिखाई देता है। यही कारण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो प्रधानमंत्री का जो सूत्र है, इसको ऐसे सूत्रों को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं बल्कि सहभागी प्रशासन की अवधारणा के रूप में भी देखा जा सकता है। मैम, यदि हम इस परिवर्तन को किसी ठोस आधार पर समझना चाहें तो सबसे पहले किस क्षेत्र की चर्चा की जानी चाहिए। मेरी विचार से सामाजिक सुरक्षा और अंत्योदय की अवधारणा इसकी सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। यदि किसी भी शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करना हो तो ये देखना आवश्यक है कि किसी विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस सीमा तक पहुंच रहा है। बीते वर्षों में लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता, लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की पहल तथा 4 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के प्रयास इसी प्रशासन
प्रशासनिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 70% से अधिक परिवारों को नल से जल की सुविधा का विस्तार तथा 10.5 करोड़ से अधिक निःशुल्क LPG कनेक्शन महिलाओं के सशक्तिकरण और जीवन स्तर पर सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखे जा सकते हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांत यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी कल्याणकारी जो हमारी राज्य की सफलता केवल नीति निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित होती है। अर्थात केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा। यही कारण है कि जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सिस्टम है और डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भारत का जो डिजिटल वित्तीय संरचना है उसके विस्तार को वर्तमान समय में प्रशासनिक सुधारों के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन नेटवर्क का निर्माण किया है और निर्माण करते हुए डिजिटल वेलफेयर आर्किटेक्चर को मजबूत भी किया है। DBT की व्यवस्था ने सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए और प्रशासनिक अपव्यय को सीमित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोक प्रशासन के विद्वान लंबे समय से कहते आए हैं कि ए वेलफेयर स्टेट सक्सीड्स नॉट मेनली बाय स्पेंडिंग मोर बट बाय डिलीवरिंग बेटर। अर्थात एक सफल कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अधिक व्यय करने के बजाय अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित करे। गौरव जी, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ यदि हम विकास प्रशासन की बात करें तो आधारभूत संरचना का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से मैम, क्या बीते 12 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है, अवसंरचना का विकास हुआ है, उसको लोक प्रशासन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? जी, विकास प्रशासन के विद्वानों का मानना है कि सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे और जो हमारी संपर्क व्यवस्था केवल हमारी आर्थिक परिसंपत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय एकात्मकता के माध्यम से भी बनती है। इसी संदर्भ में सड़कों का निर्माण, लगभग 3000 किलोमीटर आधुनिक एक्सप्रेसवे और 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा देश के हवाई अड्डों के तीव्र विस्तार को देखा जा सकता है। बेहतर संपर्क व्यवस्था क्षेत्रीय विषमताओं को कम करती है और विकास के अवसरों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास प्रशासन में अवसंरचना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक संस्थागत परियोजना होती है। और शायद मैम यही कारण है कि आज विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आने वाले जो रियल चेंजेस होते हैं उससे भी मापा जा रहा है। आज की विशेष चर्चा में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा होती है, अंत्योदय है, आधारभूत संरचना और सहभागी प्रशासन ने भारतीय शासन व्यवस्था के नए आयाम निर्मित किए हैं। गौरव जी, हमने सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना के आयामों को अत्यंत विस्तार से समझा, किंतु आज के समय में जब पूरी दुनिया डिजिटल परिवर्तन की दौर से गुजर रही है, तब भारतीय शासन व्यवस्था के डिजिटलकरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैम, लोक प्रशासन के समकालीन विमर्श में अगर देखें तो डिजिटल गवर्नेंस को केवल एक तकनीकी परिवर्तन की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसको प्रशासनिक संस्कृति, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है, उसके परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है। प्रसिद्ध विचारकों का ये मानना है कि प्रभावी शासन का उद्देश्य नागरिक और सरकार के बीच की जो दूरी होती है उसको न्यूनतम करना होना चाहिए। भारत में भी इसी संदर्भ में बीते वर्षों के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। जैसे भारत आज विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली का संचालन कर रहा है, जहां UPI के माध्यम से लगभग 24,162 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन लगभग 304 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ संपन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह 18 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन ये संकेत देते हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है वो अब केवल सुविधा नहीं है, बल्कि जनजीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बन चुकी है। इसके अलावा आयकर रिटर्न के निस्तारण की औसत अवधि पहले 93 डेज थी, वो घटकर अब लगभग 10 दिन रह गई है। कंपनियों के स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया 499 दिनों से घटकर लगभग 60 दिन तक सीमित हो गई है। और जो रोड में, हाईवेज में फास्टैग व्यवस्था होती है, उस फास्टैग व्यवस्था के माध्यम से टोल प्लाजा पर औसत जो वेटिंग पीरियड था उसका 47 सेकंड रह जाना प्रशासनिक दक्षता के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अबाउट मेकिंग सिटीजन्स एडजस्ट टू द सिस्टम, रादर इट इज अबाउट मेकिंग द सिस्टम वर्क फॉर द सिटीजन्स। अर्थात सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को व्यवस्था के अनुरूप ढालना ही नहीं है, बल्कि व्यवस्था को नागरिकों के लिए सरल बनाना भी है। जी गौरव, कहने का आशय यह है कि परिवर्तनों को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि इन प्रशासनिक सुधार के रूप में भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल मैम, यदि सुशासन के जो स्वीकृत मानक हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, पार्टिसिपेटिव नेचर और जो समयबद्ध सेवा वितरण है, उसके आधार पर भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और तब डिजिटल प्रशासन की जो ये पहले हैं, इन्होंने देखा जाए तो भारत में शासन की प्रक्रियात्मक जो जटिलताएं हैं, बॉटलनेक्स हैं, उनको कम करने का प्रयास किया है। प्रभावी शासन का अर्थ केवल अधिक व्यय करना नहीं होता, बल्कि न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर अधिकतम सार्वजनिक मूल्य का सृजन करना होता है। यही कारण है कि आज डिजिटल
डिजिटल गवर्नेंस को राज्य की संस्थागत क्षमता के एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के रूप में देखा जा रहा है। गौरव, यदि हम आर्थिक प्रशासन की चर्चा करें तो बीते वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक स्थिति को लेकर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। लोक प्रशासन के विद्यार्थी इस परिवर्तन को किस प्रकार समझें? मैम, विकास प्रशासन यानी जो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आर्थिक प्रगति और प्रशासनिक सुगमता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। यदि आंकड़ों पर हम दृष्टि डालें तो वर्ष 2013-14 के लगभग 466 अरब डॉलर के निर्यात से बढ़कर भारत में 2025-26 में लगभग 866 अरब डॉलर के निर्यात स्तर पर भारत पहुंचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात जो पहले 6.3 अरब डॉलर था, वो अब बढ़ के 48 अरब डॉलर हो गया है। मोबाइल फोन का निर्यात पहले लगभग 16 करोड़ रुपये था, जो अब लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। जो वैश्विक विनिर्माण की जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में लगभग 165 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से लगभग 20.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन, लगभग 2.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 14 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रशासनिक सुगमता, इनको भारत में एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। आज भारत जो है विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। वहीं देखें तो जीएसटी ने भारत के घरेलू बाजार को बहुत अधिक समेकित स्वरूप प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ था और पंजीकृत करदाताओं की संख्या का लगभग 60 लाख से बढ़कर 1.6 करोड़ पहुंचना औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार का द्योतक है। जी गौरव, यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आज उद्यमिता और नवाचार भी राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण आधार बनते जा रहे हैं। जी मैम, निश्चित रूप से समकालीन भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसमें नवाचार को केवल निजी क्षेत्र की गतिविधि नहीं माना गया है, बल्कि राष्ट्रीय विकास की सार्वजनिक संपदा के रूप में भी देखा जाने लगा है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में अगर देश में देखा जाए तो केवल 4 यूनिकॉर्न की कंपनियां थी और आज उनकी संख्या 100 से भी अधिक हो चुकी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भारत का 81वें स्थान से 38वें स्थान तक पहुंचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त करना और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति, ये इंडिकेट करती है कि नवाचार को संस्थागत समर्थन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कथन स्मरण आ रहा है कि इनोवेशन इज द इंजन ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। और यदि शासन व्यवस्था नवाचार को प्रोत्साहित करे तो वह आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बन जाती है। मैम, विकास की चर्चा यदि पर्यावरणीय संतुलन के बिना की जाए तो अधूरी प्रतीत होती है। क्या इस कालखंड में पर्यावरणीय प्रशासन के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं? जी हाँ गौरव, समकालीन लोक प्रशासन में सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास का अनिवार्य आधार माना जाता है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 150 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो विश्व के सबसे तीव्र स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणों में से एक है। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का स्वरूप देने के प्रयासों के अंतर्गत 100 रामसर स्थलों का विकास, मैंग्रोव पुनर्स्थापन, 262 करोड़ पौधों का रोपण तथा लगभग 7 दशकों के उपरांत चीतों की पुनर्स्थापना जैसे प्रयास उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 46 से बढ़कर 58 तक पहुंचना वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। 1.45 करोड़ से अधिक परिवारों का पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण यह संकेत देता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वास्तव में आधुनिक लोक प्रशासन का यह मानना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि समाज की साझी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि पर्यावरणीय प्रशासन को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करने की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। गौरव जी, अंत में संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था की वास्तविक सफलता उसकी संस्थागत क्षमता, जन विश्वास और लोक हितकारी परिणामों से मापी जाती है। यदि सेवा, सुशासन, जन भागीदारी और सतत विकास एक साथ आगे बढ़े तो वो केवल प्रशासनिक उपलब्धियां नहीं रहते बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक आधारशिला बन जाते हैं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही एकेडमिक विजन से हमारी इस वार्ता को एंड किया है। आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि लोकतंत्र में शासन का मूल्यांकन केवल सत्ता का परिवर्तन या राजनीतिक घटनाक्रमों से नहीं होता, बल्कि इस आधार पर इसको किया जाना चाहिए कि वह नागरिकों के जीवन में कितने पॉजिटिव और परमानेंट परिवर्तन ला सका है। लोक प्रशासन का सर्वोच्च आदर्श सदैव लोक मंगल होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, समावेशन और जन कल्याण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों की इस यात्रा को यदि लोक प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भारतीय राज्य की क्षमता संवर्धन, प्रौद्योगिकी सक्षम शासन, अंत्योदय, जन भागीदारी, आधारभूत संरचना का निर्माण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व
और विकसित भारत के दीर्घकालिक संकल्प के विविध आयामों पर गंभीर विमर्श का विषय प्रस्तुत करती है। ये कह सकते हैं कि इतिहास अंततः व्यक्तियों से अधिक उन प्रशासनिक परंपराओं और संस्थागत संस्कृतियों का मूल्यांकन करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की दिशा निर्धारित करती हैं। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया होती है और उसमें सरकार, संस्थाएं तथा नागरिक समाज इन सबकी समान और सक्रिय भूमिका होती है। इसी सकारात्मक विचार के साथ आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद कि आपने हेलो हल्द्वानी के इस विशेष कार्यक्रम को समय दिया। नमस्कार, जय हिंद।